सलाम नाजरीन और सामीन, मेरा नाम है असद सुलेरिया और मैं जर्मनी के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप एज अ फॉरेन फार्मासिस्ट जर्मनी के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसके बारे में हमने पार्ट 1 के बारे में बात की और इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर पार्ट 2 के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो है पहली वीडियो से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि पार्ट 1 पास करने के बाद ही आप पार्ट 2 का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक दफा वीडियो 1 देख लें ताकि आपको इस वीडियो की तफसील से समझ आ सके। पार्ट 2 जो एग्जाम है उसको ग्लाइशफेरिशकाइट्सप्रूफुम या इक्विवेलेंसी एग्जाम भी कहा जाता है। इसके आगे दो पार्ट्स हैं जिसके अंदर 50% जो है फार्मेसी लॉ का पार्ट है और जो 50% पार्ट फार्मेसी प्रैक्टिस का। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो है फार्मेसी लॉ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और लेंथी है। इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ फार्मेसी लॉ को कवर करूं और अगली वीडियो में फार्मेसी प्रैक्टिस को खत्म करके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसकी वो आखिरी वीडियो होगी और उसके अंदर वो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। अब ये जो पार्ट 2 है ये आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है पार्ट 1 से। ये तकरीबन 1.5 से लेके 2 घंटे तक का एग्जाम है, कभी कभार 1 से 2 घंटे का एग्जाम होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फार्मेसी काउंसिल और कौन से सूबे के अंदर है। जिस तरह मैंने अपनी आखिरी वीडियो के अंदर अर्ज किया था कि जर्मनी के अंदर 17 मुख्तलिफ फार्मेसी काउंसिल्स हैं, तो हर फार्मेसी काउंसिल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मगर होता ये ओरल एग्जाम है जिसके अंदर 3 से 4 एग्जामिनर बैठते हैं प्रोफेसर फार्मेसी के। वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। एक फार्मेसी लॉ का तो जरूर प्रोफेसर होता है, मगर जो 2 या 3 मुख्तलिफ होते हैं तो उसके अंदर फार्माकोलॉजी का भी हो सकता है या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, मगर इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ फार्मेसी लॉ के हवाले से है। अब तक जो आपने लॉ पढ़ा, ख्वाह आप बांग्लादेश से आते हैं या इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, तो आपने अपने मुल्क का लॉ पढ़ा है। जिस तरह हम पाकिस्तान से हैं तो हमने पाकिस्तान का ड्रग एक्ट पढ़ा, कोई इंडिया से है तो उसने इंडिया का ड्रग एक्ट पढ़ा, और जिस भी मुल्क से आप आते हैं। मगर अब इस एग्जाम को देने के लिए आपको जर्मनी का जो यहाँ का लोकल लॉ है वो पढ़ना पड़ेगा। फार्मेसी का प्रोफेशन यूरोप के अंदर और ख़ास तौर पर जर्मनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है और इसकी बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं दे सकता फार्मासिस्ट या फार्मेसी के ऊपर। आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की, और बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। इसके अंदर लॉ के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, जिसके अंदर ड्रग लॉ है, फार्मेसी लॉ है, फार्मेसी प्रैक्टिस लॉ है, नारकोटिक लॉ है, केमिकल लॉ है, मेडिसिनल प्रोडक्ट लॉ है, और भी चंद छोटे लॉ है, मगर ये मेन लॉज हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस लॉ के पार्ट के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है लॉ का, उसका नाम है ड्रग लॉ। इसके 88 आर्टिकल्स हैं और ये सारे आर्टिकल्स एग्जाम देने के लिए आपको अच्छी तरह जुबानी अजबर याद होने चाहिए, तभी आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो किसी भी पार्ट के अंदर से आपसे सवाल पूछ सकता है और आप पे लाजिम है कि आप वो जवाब दें, और अगर आप वो जवाब नहीं दे सकेंगे तो आप एग्जाम पास नहीं कर सकेंगे। तो पहला जो एग्जाम पार्ट है उस ड्रग लॉ के बारे में बात करते हैं। ये सबसे बड़ा लॉ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक फनल अप्रोच की तरह नैरो डाउन होता जाता है। जो ड्रग लॉ है ये बेसिकली गवर्न करता है जर्मनी के अंदर और यूरोप के अंदर ड्रग्स को, कि क्लिनिकल ट्रायल से लेकर मार्केट में दवा को लाने के तक जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर हैं। उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, वो तमाम चीज़ें इस ड्रग लॉ के अंदर हैं। फिर ये ड्रग लॉ बताता है कि ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंदर क्या फ़र्क है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि एक फार्मास्यूटिकल ड्रग के अंदर और होम्योपैथिक ड्रग के अंदर क्या फ़र्क है, उसकी रजिस्ट्रेशन में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड है। फिर अगर आप एक ड्रग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजना चाहते हैं, या फर्ज करें अगर आप किसी ने जर्मनी से लेके दूसरे मुल्क में भेजनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर कोई ड्रग यूरोप से बाहर एक्सपोर्ट होनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर कोई ड्रग यूरोप से बाहर जर्मनी के अंदर इंपोर्ट होनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। फिर दवाई की पैकेजिंग और लेबलिंग कैसी होगी, उसके अंदर जो उसका लीफलेट होगा उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसने दवा ली और उस लीफलेट के अंदर ये भी लिखा होना चाहिए कि अगर उसको कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स कहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं इस ड्रग लॉ के अंदर है। इसके अंदर 88 आर्टिकल्स हैं, एक एक के ऊपर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मगर ये सिर्फ मैंने आपको एक थोड़ी सा ओवरव्यू दिया है कि इसके अंदर है क्या। उसके बाद आता है फार्मेसी लॉ। फार्मेसी लॉ के अंदर ये है कि फार्मेसी का प्रोफेशन क्या है, फार्मासिस्ट की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं, उसको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है अपने लाइसेंस के लिए, उसको अपना लाइसेंस कहाँ से मिलता है, फार्मेसी काउंसिल की क्या
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तमाम फार्मासिस्ट मेरी तरह और आपकी तरह जो गैर यूरोपियन मुल्क से आकर यहाँ पर ममालिक से आकर यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, वो कब अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर गवर्न होती हैं। उसके बाद आता है फार्मेसी प्रैक्टिस लॉ। फार्मेसी प्रैक्टिस लॉ ये है कि अगर आपने फार्मेसी खोलनी है तो उसके लिए जो आप स्टाफ रखेंगे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी ड्रग आप दे सकते हैं, कौन सी ड्रग आप नहीं दे सकते। फिर उसके अंदर ये है कि हर दवा जो फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मेसी के अंदर देगा तो वो पाकिस्तान या इंडिया की तरह लाश की तरह उठा के दवाई नहीं दे देगा। उसको हर दवा की प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उसको मरीज को, पेशेंट को, कस्टमर को उस दवा के बारे में बताना है। जब कोई इंटरेक्शन आएगा तो वो इंटरेक्शन डॉक्यूमेंट करना है, वो डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फिर ये आता है कि किस किस्म की फार्मेसीज हैं, कि क्या एक हॉस्पिटल फार्मेसी है तो उसके क्या लॉज हैं, अगर एक कम्युनिटी फार्मेसी है तो उसके क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, लैब कितनी बड़ी होनी चाहिए, लैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन सा साइंटिफिक मटीरियल, कौन सी बुक्स, ये सब चीज़ें फार्मेसी लॉ के अंदर है। उसके बाद आता है नारकोटिक लॉ। नारकोटिक लॉ के अंदर ये है, जर्मनी के अंदर जो है, हम आने वाली किसी वीडियो के अंदर वो बात करेंगे, तकरीबन 7 से 8 मुख्तलिफ किस्म की प्रिस्क्रिप्शन है और हर प्रिस्क्रिप्शन की एक अपनी वैलिडिटी है और हर प्रिस्क्रिप्शन हर डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसी तरह जो नारकोटिक ड्रग्स हैं वो एक खास तरह की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर प्रिस्क्राइब होती हैं, जिसके अंदर उसकी वैलिडिटी 7 दिन होती है उस प्रिस्क्रिप्शन की। जो डॉक्टर है या जनरल प्रैक्टिशनर है वो एक खास किस्म की मखसूस जो नारकोटिक ड्रग्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। जो डेंटिस्ट है उसके पास सिर्फ विंडो उसकी बहुत छोटी होती है, वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ नारकोटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये तमाम चीज़ें उस नारकोटिक ड्रग के अंदर हैं। फिर इस तरह ये कि अगर आप जो नारकोटिक ड्रग्स जब इंडस्ट्री से या डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास फार्मेसी के अंदर आएंगी तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसको आपने रजिस्टर करना है अपने सिस्टम के अंदर। जब वो फार्मेसी से निकल के बाहर कस्टमर लेके जाएगा या पेशेंट लेके जाएगा उसको भी आपने डॉक्यूमेंट करना है। कैसे डॉक्यूमेंट करना है ये सब चीज़ें उसके अंदर है। फर्ज करें कोई पेशेंट आपके पास आता है फार्मेसी के अंदर, वो आपको अपना जो है एक नारकोटिक ड्रग दे गया मॉर्फिन को। अब आपने ये इंश्योर करना है कि ये जो नारकोटिक ड्रग है ये मिसयूज ना हो, उसको जो है आप प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय करेंगे। उसको जब आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका एक प्रोटोकॉल है जो आपने डॉक्यूमेंट करना है और जब फार्मेसी काउंसिल से इंस्पेक्शन होगी तो वो आपने उनको दिखाना है। तो ये था नारकोटिक लॉ के बारे में। फिर अगला लॉ जो आता है वो है मेडिसिनल प्रोडक्ट लॉ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूँ कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसके अंदर फर्क होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो भी हम लेते हैं, फर्ज कर लें कि पैरासीटामोल है या एस्थमा का स्प्रे है, ज़ैल्ब्यूटामोल, तो इसका एक फार्माकोलॉजिकल और एक मेटाबॉलिक इफेक्ट है। मगर उसके बरअक्स जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप आजकल जो चल कोरोना का जो टेस्ट करने के लिए किट है वो एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका सिर्फ एक फिजिकल इफेक्ट है, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। तो उसको एक खास किस्म का लॉ गवर्न करता है। मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है उनकी आगे फर्दर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं जो उस लॉ के अंदर लिखी हुई है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। फिर जो अगला लॉ आता है उसका नाम है केमिकल लॉ। केमिकल लॉ के अंदर ये है कि आपको फार्मेसी के अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स मिल सकते हैं या आप ले सकते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, जो कि मिस यूज हो सकते हैं। कोई आगे फर्दर हेरोइन या कोकेन बनाने के लिए, या उनसे एक्सप्लोजिव्स भी बन सकते हैं। तो ऐसे वो केमिकल्स जो मिस यूज हो सकते हैं तो आपको उनको डॉक्यूमेंट करना है। जो वो लेने आ रहा है आपने उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, उसका आईडी कार्ड लेके ये सब कुछ डॉक्यूमेंट साथ में करना है। और ये सब चीज़ें उस लॉ के अंदर लिखी हुई हैं। उसके अंदर वो केमिकल्स लिखे हुए हैं जो आपको जुबानी याद करने पड़ेंगे। उस केमिकल्स की एक मंथली लिमिट है जो आप पेशेंट को या डॉक्टर को दे सकते हैं। ये सब आपको लिखना याद करना पड़ेगा। तो इसके साथ भी जो है कुछ छोटी चीज़ें हैं जो शायद मैं उन तफसीलात के अंदर नहीं जाऊंगा, कि जैसे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं ड्रग्स की तो उसके अंदर कौन से लॉज हैं। अगर फर्ज करें आप फूड सप्लीमेंट मार्केट में ला रहे हैं तो उसका कौन सा लॉज है। मगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन लॉज का अब तक मैंने जिक्र किया ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो ये जो पार्ट 2 का जो पहला पार्ट है वो फार्मेसी लॉ का है, क्योंकि अगर आपकी फार्मेसी लॉ पे अच्छी तरह ग्रिप होगी, आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कौन से लॉ या रेगुलेशन के अंदर लिखी हुई है, तो तब भी आप यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट किसी फार्मेसी में काम कर सकते हैं और तब भी आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं ताकि आपको लाइसेंस मिले एज ए फार्मासिस्ट काम करने के लिए। तो ये जो है ड्रग लॉ के बारे में था। हमारी अगली वीडियो जो है पार्ट 2 का फर्दर जो आगे पार्ट 2 है फार्मेसी प्रैक्टिस उसके बारे में होगी और वो हमारी आखिरी वीडियो होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये पार्ट 1 पास करने के बाद जो आपकी ज़िंदगी के अगले 1.5 से
2 साल होंगे वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे, उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये एज़ अ फार्मासिस्ट आपकी प्रोफ़ेशन के लिए और आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के सबसे ज़्यादा क्रूशियल साल हैं और इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, तो फिर ही आप एज़ अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं और अगर नहीं, तो ये आपको एग्ज़ाम फिर देना पड़ेगा। और फिर ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने शायद लास्ट वीडियो में अर्ज़ किया था कि पार्ट 1 की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 10 दफ़ा भी फ़ेल होते हैं, तो आप उसको 10 दफ़ा भी दे सकते हैं, मगर जो पार्ट 2 है, वो आप मैक्सिमम 3 दफ़ा दे सकते हैं और अगर आप 3 दफ़ा इसके अंदर फ़ेल हो जाएँ, तो फिर आप जर्मनी के अंदर एज़ अ फार्मासिस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो ये था जी फार्मेसी लॉ के हवाले से। इसके हवाले से अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आप चीज़ फर्दर जानना चाहते हो, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैंने अब तक कोशिश की है कि जितने भी कमेंट्स आए, मैं उनका जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का और अगली वीडियो जो होगी वो फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से होगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।